वो पृथ्वी पर जीवित अंतिम मानव है। प्रत्येक दिन एक पुनरावृत्ति जैसा प्रतीत होता है, मानो समय ने स्वयं उसे त्याग दिया हो। सभी संसाधन उसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उसका शयन कक्ष सड़क के बीचों बीच स्थापित है। बिना किसी चिंता के वो 1000 वर्ष पुरानी प्राचीन वस्तु को रात्रि पात्र के रूप में उपयोग करता है। ये विचित्र किंतु वैभवपूर्ण है, क्योंकि कोई आलोचना करने वाला नहीं है, इसलिए उसे वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं लगती। वो ठीक सुबह 6 बजे जागता है। घर में उपलब्ध जो कुछ भी हो उसे खाने के लिए उपयोग करता है। वो अपने मुक्त घूमने वाले मुर्गियों को दलिया खिलाता है, जो उनके लिए एक विशेष भोजन है। कुछ ताजा स्ट्रॉबेरी दोपहर के नाश्ते के लिए उत्तम है। वो अपने मक्के को पानी देने के लिए अग्निशमन वाहन का उपयोग करता है। जनरेटर को पेट्रोल से भरा जाता है, जो उसके अस्थायी घर को शक्ति प्रदान करता है। वो रेडियो चालू करता है, हमेशा की तरह चैनल बदलता रहता है, और जैसा कि हर बार होता है, कोई उत्तर नहीं देता। पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक दिन ऐसा ही होता है। अपने सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात वो सबसे बड़े फुटबॉल मैदान की ओर जाता है, एक मॉडल के विरुद्ध विश्व कप फाइनल के लिए। वो गेंद को ड्रिबल करता है, शॉट लेता है और गोल करता है। गेंद जाल में उड़ती हुई चली जाती है। वो अपनी भुजाएं उठाता है और चिल्लाता है, यदि राष्ट्रीय टीम में मैं होता तो वे अब तक क्वालिफाई कर चुके होते। अपनी कार्यसूची की सभी चीजें पूर्ण करने के बावजूद केवल 2 घंटे ही बीते हैं। करने के लिए और कुछ न होने पर वो एक मॉडल के साथ बैठकर समय बिताता है। वे हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में देखकर ऊब मिटाते हैं। अंत रात हो जाती है। दिन का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला है। वो अंगड़ाई लेता है, जम्हाई लेता है और भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर टहलता है। आज वो रोमांचक सवारी के लिए एक लैम्बोर्गिनी चुनता है। वो राजमार्ग पर तेज गति से गाड़ी चलाता है, एड्रेनलिन और स्वतंत्रता का उत्साह अनुभव करता है। वो व्यक्ति खड़ा होकर रात में गर्जना करता है, अपनी एकाकीपन को बाहर निकालता है। अचानक वो भयभीत होकर रुकता है, क्योंकि उसे सामने एक आकृति दिखाई देती है। वो घबराहट में स्टीयरिंग व्हील को एक ओर झटका देता है। गाड़ी चीखती हुई रुक जाती है, ठीक समय पर, किंतु रेलिंग से टकराने से नहीं बच पाती। उसे अपने चेहरे पर लगे कटों की भी परवाह नहीं होती, बल्कि वह एक टॉर्च लेता है और सामने की ओर रोशनी डालता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, भय और आशा का मिश्रण। रोशनी की किरण में एक छोटी लड़की खड़ी है, जो एक भेड़ को पकड़े हुए है। जब उसने एक अन्य जीवित व्यक्ति को देखा तो वो उससे भी अधिक भावुक हो उठी। वो फूट फूट कर रोने लगी, बेकाबू होकर सिसकने लगी। फिर वो उसकी बाहों में झपट पड़ी, कस कर लिपट गई। उसके आलिंगन की गर्माहट को महसूस करते हुए उसे अंततः विश्वास हुआ कि वो अकेला नहीं है। वो उसे आश्रय में ले गया और उसे हर प्रकार का भोजन प्रदान किया। लड़की ने भूखेपन से भोजन खाया, मानो उसे युगों से उचित भोजन न मिला हो। जब वो तृप्त हो गई, उसने उसे बताया कि अभी भी कई जीवित लोग बचे हैं। उसने सैटेलाइट रेडियो चालू किया और वर्षों बाद पहली बार एक स्पष्ट संकेत प्राप्त हुआ। उत्तरी अमेरिका ने पहले ही सामाजिक व्यवस्था बहाल कर दी थी। उन्होंने विश्व भर में 26 शहरों में कार्यालय स्थापित किए थे, पुनर्निर्माण में सहायता और बचे हुए लोगों को एकत्र करने के लिए। चाहे कोई उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित होना चाहे या स्थानीय रूप से अपने घर का पुनर्निर्माण करना चाहे, संयुक्त गठबंधन ने समर्थन का वादा किया था। वो व्यक्ति इतना स्तब्ध था कि ऐसा लगा जैसे उसके मन में लाखों अल्पाका दौड़ रहे हों। फिर उत्साह ने उसे बिजली की तरह मारा। अभी भी लोग बचे थे। 3 पूरे वर्षों तक खंडहरों में भटकने के बाद एक भी व्यक्ति को न देखकर उसने एकाकीपन को अपनी नियति मान लिया था। किंतु अब आशा थी। उसी रात दोनों ने बैंक की ओर जाने का निर्णय लिया, जो गठबंधन के निकटतम चौकी वाला शहर था। अगली सुबह वे आपूर्ति पैक करते हैं और यात्रा की तैयारी करते हैं। फिर एक मजबूत जी-वैगन की स्टीयरिंग संभालकर वे सड़क पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कभी कभी मानव कंकालों से गुजरते हैं, जो विश्व के पतन की कठोर याद दिलाते हैं। विराम के दौरान उसने लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया। वे एक परित्यक्त ग्रामीण बाग में पहुँचे। लड़की ने उतरकर खोजबीन की और पाया कि वहाँ अभी भी बहुत सारे तरबूज और अंगूर उग रहे हैं। उसने उसे एक खाली टोकरी फेंकी और कहा, कुछ फल चुन लो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। किंतु वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि लड़की घबराहट में उसके पीछे दौड़ी। जब उसे पता चला कि वो आपूर्ति की तलाश में जा रहा है, उसने साथ चलने की जिद की। एक आह भरते हुए उसने उसे एक और टोकरी थमाई। हमें अलग होना होगा, नहीं तो हम कल तक बेंग नहीं पहुंच पाएंगे। बस और फल इकट्ठा कर लो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं अब अंगूर नहीं चाहती, बस मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा हृदय विदारक था। वो एक क्षण के लिए ठिठका, फिर धीरे से उसके गाल को छुआ और नरम स्वर में बोला, तू अंगूर नहीं चाहती,
लेकिन अब मैं चाहता हूँ। दृढ़ नजरों के साथ उसने उससे कहा, यहाँ मेरा इंतजार कर, मैं वादा करता हूँ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अब हम परिवार हैं। ये कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया। लड़की और उसका छोटा भेड़ का बच्चा उसे दूर जाते हुए देखते रहे। उसने जल्द ही पास में एक परित्यक्त दूरसंचार कंपनी खोज ली। उसने वहाँ से कई फोन इकट्ठा किए और उसने अन्य संचार उपकरण स्थापित किए। शियाई ने विभिन्न सामाजिक ऐप्स आजमाए। आखिरकार वो एक विदेशी मंच से जुड़ी और उनके आश्चर्य की बात, वहाँ उनके अपने देश के ढेर सारे उपयोगकर्ता थे। इस खोज ने उन्हें उत्साह से भर दिया, मानो आशा फिर से प्रज्वलित हो गई हो। उन्होंने गाड़ी की गति बढ़ाई, अपने गंतव्य बेंग की ओर तेजी से बढ़े। किंतु जब उत्साह शांत हुआ तो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति जाग उठी। कुछ गलत लग रहा था। पिछले 3 वर्षों में उसने अनगिनत वीरान कस्बों की यात्रा की थी, एक भी जीवित व्यक्ति को न देखते हुए। तो फिर ये सभी लोग अचानक कहां से प्रकट हो गए? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शियाई ने कुछ और भी भयावह जानकारी साझा की। उत्तरी अमेरिका के नवीनतम अपडेट के अनुसार विश्व के किसी भी चौकी में एक भी जीवित पुरुष नहीं मिला है। ये घोषणा सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, किंतु एक पल बाद वो उन्मत्त हंसी में फूट पड़ा। दुनिया में अब कोई पुरुष नहीं बचा, इसका मतलब है कि मैं अंतिम बचा हूँ। अब मैं हर महिला का सपनों का पुरुष हूँ। ये पागलपन है। ऐसा लगता है जैसे मैं हंसते हंसते सपने से जाग जाऊंगा। उसने अब यात्रा में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक परित्यक्त गर्म पानी के रिसोर्ट की ओर रास्ता बदल लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जी-वैगन को सीधे प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर मुख्य हॉल में खड़ा कर दिया। शियाई ने भ्रमित होकर देखा, क्या हम आज बेंग जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं, तुम्हें गर्म पानी का स्नान और नया परिधान मिलेगा। कल तुम बेंग में शानदार दिखोगी। शियाई खुशी से चमक उठी, विश्राम के विचार से उत्साहित, किंतु उसका उत्साह जल्दी ही फीका पड़ गया। ये केवल एक गर्म पूल निकला जो विसर्जन रॉड से गर्म किया गया था। फिर भी इस समय में एक गर्म स्नान भी ऐसा विलास था जिसका अधिकांश लोग केवल सपना देख सकते थे। जब पानी गर्म हो गया तो वो व्यक्ति शियाई के लिए साफ कपड़े ढूंढने के लिए उठा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। वो दौड़कर वापस आया और चिल्लाया, स्नान में उतरने से पहले हीटर को अनप्लग कर देना, ये खतरनाक है। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही शियाई ने स्नान से एक तीखी चीख निकाली। दरअसल उसने अभी अभी अपने कपड़े पूरी तरह उतारे थे और अब दुनिया के अंतिम पुरुष ने सब कुछ देख लिया था। शर्मिंदगी में वो तुरंत पलटा और कमरे से बाहर भाग गया। अगले दिन जब वे बेंग में पहली सभा स्थल के निकट पहुँचे, शियाई ने अचानक खेतों में कुछ देखा। कुछ आकृतियां हिल रही थी जैसे वे खेती कर रही हों। वो उत्साह में खिड़की खोलकर चिल्लाई और उन्हें पुकारने लगी, किंतु जैसे जैसे वे निकट आए, उस व्यक्ति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वे महिलाएं खेती नहीं कर रही थी, वे एक अन्य महिला का गला काट रही थी। उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और शियाई पर चिल्लाया, गाड़ी तेज करो, यहाँ से निकलो। वे महिलाएं ठंडी नजरों से देखती रहीं जब गाड़ी तेजी से भागी। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनके चाकुओं की नोक से अभी भी खून टपक रहा था, जो एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जैसे ही वे बेंग शहर के निकट पहुँचे, उन्होंने और भी भयानक दृश्य देखा। महिलाओं के शव ओवरपास पर लटके हुए थे। उस व्यक्ति का चेहरा कठोर हो गया। उसने शियाई की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बेंग शायद वो सुरक्षित आश्रय नहीं है जो हमने सोचा था। जब वे शहर में प्रवेश कर प्रसारण द्वारा निर्दिष्ट सभा स्थल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक रास्ता अवरोध मिला। सशस्त्र महिलाओं का एक समूह पहरा दे रहा था। उनकी आंखों में संदेह भरा हुआ था। समूह की नेता ने गाड़ी के अंदर बैठे पुरुष को तुरंत देख लिया। ऐसी दुनिया में जहाँ कोई अन्य जीवित पुरुष नहीं मिला था, उसकी उपस्थिति ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। हथियार उठाए गए, अब गाड़ी से बाहर निकलो। उस व्यक्ति ने गाड़ी से एक रिंच पकड़ लिया, अपने जीवन के लिए लड़ने को तैयार। तभी एक आवाज किनारे से गूंजी, नाना, ये हमारे साथ है। 2 चोटियों वाली एक लड़की तेजी से दौड़ कर आई। उसने तुरंत बोलना शुरू किया, वो नई है, उसे अभी कुछ पता नहीं कि चीजें कैसे काम करती है, उसे नजरअंदाज करो। वो पहले खेल स्कूल में तैराक थी। इतने हार्मोन इंजेक्शन लिए कि उसका कंठमणि लगभग उभर आया। वो मजाक करते हुए बात कर रही थी। उसने अपने बैग से कुछ चॉकलेट निकाले और नाना को दे दिए। इस समय में चॉकलेट एक दुर्लभ विलासिता थी और जैसे ही नाना ने इसे लिया, उसने बिना एक और शब्द कहे उन्हें जाने का इशारा किया। गाड़ी में वापस शियाई ने चोटियों वाली लड़की का हृदय से आभार व्यक्त किया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। उस व्यक्ति ने आगे झुककर पूछा, वे लोग कौन हैं? लड़की ने लापरवाही से जवाब दिया, वो डोंगे सेना है। दूसरी रिंग के अंदर सब उनका क्षेत्र है। वहाँ कोई आम नागरिक नहीं जा सकता, खासकर तुम जैसे नकली पुरुष।
शियाई ने तुरंत बोलना शुरू किया, वो नकली पुरुष नहीं है। वो उसकी बात को उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक काट दिया। क्या तुम्हें पता है कि अब बचे हुए लोगों की चौकी कहाँ है? लड़की ने कंधे उचकाए। उन्हें दूसरी रिंग से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। किंतु फिर चोटियों वाली लड़की ने एक मांग रखी। वो छोटा भेड़ का बच्चा चाहती थी, या अरे इसके बजाय मैं तुम्हारी वो हथपिस्तौल ले लूंगी। बोलते हुए उसने बंदूक की नाल को सीधे उस व्यक्ति के माथे पर दबा दिया, किंतु वो हिचक गया। भेड़ का बच्चा शुरू से शियाओ यी के साथ था, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी। लड़की ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर अचानक कंधे उचकाते हुए पीछे हट गई। ठीक है, मैं तुम्हें चौकी तक ले जाऊंगी। जैसे ही वे स्थान के निकट पहुँचे, उसने लापरवाही से कहा, मैं यही उतर जाऊंगी। वहाँ विदेशी लोग इसे संचालित करते हैं, वे मेरे खास प्रशंसक नहीं हैं। किंतु जैसे ही वो गाड़ी से उतर रही थी, उसके हाथों में भेड़ का बच्चा था। उस व्यक्ति ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली, उसे रोकते हुए। उसकी आंखें शांत किंतु दृढ़ थी, सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। वो हिचकिचाई, फिर एक आह भरी और भेड़ के बच्चे पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। बिछड़ने से पहले चोटियों वाली लड़की ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। मानना पड़ेगा, तुम्हें वाकई पुरुषों वाला आकर्षण है। उस व्यक्ति और शियाओं के जाने के बाद वो वहाँ खड़ी रही, उन्हें ओझल होते देखती रही। उसके होंठों पर एक चालाक जानकार मुस्कान उभरी। दोनों जल्द ही पास की बचे हुए लोगों की चौकी पर पहुँचे, किंतु जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, महिलाओं का एक झुंड उनकी ओर दौड़ा, उस व्यक्ति को उन्माद में घेर लिया। कुछ इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने सेलिब्रिटी देखने जैसे तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने तुरंत होश संभाला और उसका फोन छीन लिया। आंखें सिकोड़ते हुए स्क्रीन पढ़ी। उसने पहले ही उसकी तस्वीर सर्वाइवर नेटवर्क पर पोस्ट कर दी थी, जो एकमात्र बचा सामाजिक मंच था। कुछ ही मिनटों में टिप्पणियां आने लगी। ये महसूस करते हुए कि वो मुसीबत में है, वो व्यक्ति जाने के लिए मुड़ा, किंतु जिस महिला ने तस्वीर अपलोड की थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। तुम कहीं नहीं जा रहे। उसके आश्चर्य की बात, उस महिला की पकड़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, किंतु मुक्त नहीं हो सका। तभी कई वाहन उनकी ओर तेजी से आए, धूल के बादल उड़ाते हुए। एक गाड़ी के ऊपर खड़ी थी एक आकर्षक महिला, जो आलस्य से पुकार रही थी, मेरा नया पुरुष कहाँ है? उसके ठीक बगल में थी चोटियों वाली लड़की, वही जो पहले उनकी मदद कर चुकी थी। वो महिला और कोई नहीं बल्कि डोंगबे सेना की कमांडर किम मीना थी। निस्संदेह चोटियों वाली लड़की ही उसे यहाँ लाई थी। किम मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समय हो गया जब मैंने किसी पुरुष के साथ व्यायाम किया था। आज रात वो मेरा है। एक गोरी महिला तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ी, किंतु जैसे ही उसने मुंह खोला कि मीना ने बिना किसी हिचकिचाहट या दया के उसके सिर में गोली मार दी। गोरी महिला को खून के ताल में ढहते देख उस व्यक्ति का गुस्सा फट पड़ा। वो गर्जना के साथ किम मीना पर झपटा, उससे बंदूक छीनने की कोशिश करते हुए। अचानक पकड़ी गई किम मीना एक पल के लिए परास्त हुई, किंतु पलक झपकते ही उसने अपने शरीर को मोड़ा और वो व्यक्ति जमीन पर फेंक दिया गया। जैसे ही किम मीना अपनी प्रभुता स्थापित करने वाली थी, वो व्यक्ति अचानक तेजी से उछला। उसने एक त्वरित किपअप के साथ उसके सिर को कसकर पकड़ लिया। दोनों एक उलझे हुए ढेर में जूझने लगे, एक अराजक हास्यप्रद नृत्य प्रतियोगिता जैसे घूमते हुए। मौका देखकर उस व्यक्ति ने उसे एक कसकर आर्म बार में जकड़ लिया, एक ऐसा सबमिशन होल्ड जिससे बचना आसान नहीं था। जैसे ही उसने दबाव डाला कि मीना की आंखें पीछे की ओर मुड़ गई, तनाव के संकेत दिखाने लगी। उसके पहरेदार घबरा गए, ये महसूस करते हुए कि उनकी नेता वास्तव में हार सकती है। किंतु जैसे ही वे हस्तक्षेप करने वाले थे कि मीना ने एक दुष्ट आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। एक हाथ से उसने उसकी पकड़ को ऐसे खोल दिया जैसे वो कुछ भी नहीं थी। फिर उसने उसे बिना पसीना बहाए जमीन पर फेंक दिया। उसने बिना हिचकिचाहट के उसे थप्पड़ मारा और तंज कसा, यदि तुम अंतिम जीवित पुरुष न होते तो मैं तुम्हारे साथ समय भी न बिताती। अपमानित होकर उस व्यक्ति का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से बाएं मुक्के से प्रहार किया। उसने इसे केवल 3 उंगलियों से आसानी से पकड़ लिया। उसने दाएं हाथ से प्रहार किया, किंतु फिर वही 3 उंगलियों ने दोनों हाथों को इस्पात की तरह जकड़ लिया। उसके मन में एक भयावह विचार आया, क्या सर्वनाश ने महिलाओं को भी उत्परिवर्तित कर दिया था? क्या वो अब सबसे कमजोर प्रजाति बन चुका था? हताश होकर उसने किम मीना के पैरों पर बेतहाशा लाते मारी, किंतु वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि उसने उसकी ओर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ नीचे देखा। तभी अचानक एक विशाल छाया उस पर मंडराई। एक उग्र काली महिला बुलडोजर पर सवार होकर आई। उसे किम मीना
और उस व्यक्ति के बीच पटक दिया। ठीक समय पर उसे बचा लिया। वो महिला एकदम दिग्गज थी। जब वो किम को पीछे रोक रही थी, वो व्यक्ति गाड़ी में कूदा, व्याकुलता से इंजन शुरू किया, किंतु जैसे ही वो गाड़ी चलाने वाला था, उसने शियाओ यी को दरवाजे के पास छिपते देखा। एक पल के लिए वो हिचकिचाया, किंतु अंत में वो उसे पीछे नहीं छोड़ सका। अराजकता और गोलियों का सामना करते हुए वो बाहर दौड़ा और उसे गाड़ी की ओर खींच लाया। वही महिला जिसने उसका स्थान लीक किया था, अचानक फिर से कूदकर उनके रास्ते में आ गई। उसके भीतर गुस्सा फट पड़ा। ये सब उसी की गलती थी। बिना हिचकिचाहट के उसने रिंच को जोर से झुलाया। रास्ते से हट, धिक्कार है। कि मीना ने उसे भागते देखा और तुरंत चिल्लाई, उसके पीछे जाओ, उसे भागने न दो। किंतु इससे पहले कि उसका दल ज्यादा दूर जा पाता, बुलडोजर ने गाड़ी की छत को कागज की तरह तोड़ दिया। क्रोधित कि मीना बंदूक हाथ में लिए बुलडोजर पर कूदी और चिल्लाई, मर जा गद्दार। किंतु जब किम मीना ने काली महिला की शांत अबूझ आंखों को देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गलत है। निश्चित रूप से उसने ठीक समय पर सिर घुमाया और देखा कि एक उत्खनन यंत्र पूरी गाड़ी को सीधे उसकी ओर झुला रहा है। धम, गाड़ी सटीक निशाने के साथ नीचे गिरी। उत्खनन यंत्र से जोरदार टक्कर के साथ ध्वस्त हो गई। इसी बीच वो व्यक्ति और शियाई गाड़ी में कूदे। भागने की जल्दबाजी में शियाई ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु बाहर से एक हाथ ने अचानक दरवाजा पकड़ लिया। वो एक परिचित चेहरा था, चोटियों वाली, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई। हाय! उस व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गई। बिना एक शब्द कहे उसने गैस पेडल को पूरी ताकत से दबाया, गाड़ी को आगे बढ़ाया, किंतु चोटियों वाली ने दरवाजा कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने से इनकार करते हुए, जबकि गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ ले चलो, उसने चिल्लाया। मैं अच्छी हूँ, कसम से, शियाई ने तीखे स्वर में कहा। तुमने ही डोंगे सेना को बताया कि हम कहाँ हैं। चोटियों वाली ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नाराज मत हो, मैं तुम दोनों को दक्षिण ले जाऊंगी। मेरे पास वहाँ ढेर सारी आपूर्ति छिपाई हुई है। हम तीनों सपनों का जीवन जी सकते हैं, मैं, तुम और वह। एक पुरुष, दो पत्नियां, आरामदायक, है ना? शियाई अविश्वास में आंखें चौड़ी करके चुप रह गई। उस व्यक्ति ने गर्जना की, सपने देखती रहे और स्टीयरिंग व्हील को झटका देकर उसे हटाने की कोशिश की। शियाई ने चोटियों वाली के दरवाजा पकड़े हाथ पर जोरदार लात मारी। चोटियों वाली ने आखिरकार अपनी पकड़ खो दी और गिरने लगी, किंतु आखिरी क्षण में उसने भेड़ के बच्चे का पैर पकड़ लिया। भेड़ का बच्चा गला घुटने से झाग निकालने लगा, घबराहट में अपने पैरों को लात मार रहा था। शियाई आंसुओं में थी, उसे छोड़ने की पीड़ा सहन नहीं कर पा रही थी। उस व्यक्ति ने चिल्लाया, छोड़ दो, ये मर जाएगा। आखिरकार शियाई ने सिसकियों के बीच चीख कर छोड़ दिया। उसने चोटियों वाली को, जो एक झूलते लटकन जितनी कष्टकारी थी, नीचे फेंक दिया। शियाई अपनी सीट पर ढह गई, चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी, किंतु उनकी राहत अल्पकालिक थी। रियर व्यू मिरर में उस व्यक्ति ने दो गाड़ियों को देखा जो तेजी से उनके पीछे आ रही थी। उसका चेहरा लटक गया। नहीं, ये क्या बला है? ये डोंगबे सेना थी, दुनिया में बची सबसे बड़ी ताकतों में से एक, और उन्होंने उन्हें फिर से ढूंढ लिया था। लीड गाड़ी से किम मीना पूरी तरह उत्साहित दिख रही थी। वो वर्षों में इतनी उत्तेजित नहीं हुई थी। मुझे वो पुरुष चाहिए, उसने बिना किसी शर्म के घोषणा की। मेरे साथ वापस आ, मेरा युद्ध सरदार पति बन। हम मिलकर इस कचरे के ढेर पर राज करेंगे। उस व्यक्ति ने ठंडे भाव से आगे देखा। तुम मेरे प्रकार की नहीं हो, किम। उसकी मुस्कान एक तिरछी मुस्कुराहट में बदल गई। तुम मुझे अपने प्रकार की बना दे, उसने अपने सैनिकों से चिल्लाकर कहा। पास आओ, उसे भागने मत दो। उस व्यक्ति ने बिना हिचकिचाहट के गाड़ी को तेजी से मोड़ा और अपनी गाड़ी को मीना की लाल स्पोर्ट्स कार से टकरा दिया। टक्कर ने उसे उसकी सीट पर लुढ़का दिया। फिर उस व्यक्ति ने अचानक ब्रेक खींचा जब पीछा करने वाली एक गाड़ी तेजी से आगे निकली। उसने दुश्मन के वाहन के पिछले पहिए में टक्कर मारी, जिसने तुरंत नियंत्रण खो दिया। वो गाड़ी उलटकर सड़क से बाहर उड़ गई। जैसे ही उसने सांस ली, उसने ऊपर देखा कि मीना हवा में थी। वो किसी सर्वनाश स्तरीय सुपर खलनायक की तरह सीधे उसकी गाड़ी की ओर कूद रही थी। उस व्यक्ति ने चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम पागल हो? किंतु किम मीना स्थिरता से ठीक उसकी खिड़की के बाहर उतरी, पूर्ण संतुलन के साथ। उसने उसे एक शांत, खतरनाक मुस्कान दी। फिर एक त्वरित गति में उसने अपनी दाहिनी भुजा उठाई। धम, उसकी भुजा ने कांच के आर पार मुक्का मारा। एक करहा के साथ उसने खिड़की को पूरी तरह उखाड़कर फेंक दिया। इससे पहले कि वो अगला कदम उठाती, पीछे से इंजनों की गर्जना गूंजी। कस्टम मोटरसाइकिलों पर सवार सवारों का एक गिरोह उनकी ओर बढ़ा, जैसे सर्वनाश के बाद की घुड़सवार सेना। कि मीना ने अपनी आंखें सिकोड़ी
उसका चेहरा कठोर हो गया। ब्रदरहुड, उसने बुदबुदाया। झुंड का नेतृत्व करते हुए एक छोटे बालों वाली महिला चिल्लाई कि मीना, हम यहाँ पुरुषों के बारे में कुछ अधूरी बातें सुलझाने आए हैं। कि मीना ने तंज कसा, मेरे गिरोह, मैं तुम्हारा महीनों से पीछा कर रही हूँ और अब तुम चांदी की थाली में सजकर सामने आ गए। उसने व्यंग्य किया, बड़ी बड़ी बातें करने वाली औरतें, क्या तुम अब खुद को पुरुष समझती हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, चोटियों वाली ने एक सबमशीन गन निकाली और उसे चला दिया। कई मोटरसाइकिलें आग की लपटों में विस्फोटित हो गई, किंतु ब्रदरहुड पीछे नहीं हट रहा था। एक हेलमेट पहने सवार ने अग्निशामक यंत्र निकाला और चोटियों वाली की गाड़ी की खिड़की में अंधा करने वाली फोम की धारा छोड़ दी। एक अन्य सवार, जिसके बाल नुकीले थे, ने आतिशबाजी की एक श्रृंखला जलाई और उसे सीधे चोटियों वाली की गाड़ी में फेंक दिया। पटाखे चोटियों वाली के पैरों के बीच धमाकों और चमक के साथ फटने लगे। वो घबरा गई, बेबस होकर हाथ पैर मारने लगी। उसकी स्पोर्ट्स कार गाड़ी नियंत्रण से बाहर होकर घूमी और अगले ही पल वो रेलिंग के ऊपर से उछली और खाई में गायब हो गई। अराजकता में वापस कि मीना एक जंगली बिल्ली की तरह उस व्यक्ति की तेज गति वाली गाड़ी की छत पर कूदी। उसने बाइक गैंग की ओर इशारा किया और चिल्लाई, आओ नकली पुरुष, मुझे दिखाओ तुम्हें क्या दम है। बिना हिचकिचाहट के बाइक गैंग के दल ने कांटेदार हुक दागे, जिनमें से एक जोरदार खटके के साथ उस व्यक्ति की गाड़ी के दरवाजे से चिपक गया। उस व्यक्ति ने अविश्वास में देखा, ये क्या हो रहा है? बाइक गिरोह ने एक युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और कांटेदार रस्सी पर जिपलाइन की तरह सवार होकर गाड़ी के पीछे जोर से उतरी। वो छत की ओर बढ़ी। उस व्यक्ति के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने गाड़ी मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील की ओर हाथ बढ़ाया, किंतु बाइक गैंग ने शांति से कहा, शांत रहो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। फिर एक शक्तिशाली छलांग के साथ उसने अपनी कुल्हाड़ी किम मीना की ओर झुलाई। अराजकता की दो रानियां चलती गाड़ी की छत पर भिड़ गई। किम मीना प्रत्येक प्रहार से बाल बाल बच रही थी। उसकी उग्रता कम नहीं हुई। किम मीना ने लड़ाई के बीच अपनी हथ पिस्तौल निकाली और बाइक गैंग पर गोली चलाना शुरू किया, किंतु उसके आश्चर्य की बात, बाइक गैंग की सजगता अवास्तविक थी। उसने चलती गाड़ी पर संतुलन बनाते हुए गोलियों से बचाव किया। दोनों ने छत पर अपनी द्वंद्व युद्ध जारी रखी। एक कुल्हाड़ी से बच रही थी, दूसरी गोलियों से। ये एक अराजक नरसंहार का नृत्य था, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। नीचे उस व्यक्ति ने एक मौका देखा। जब मीना ने लात मारने के लिए पैर उठाया, उसने ब्रेक जोर से दबाए। मीना का संतुलन बिगड़ गया और वो आगे हुड पर गिरी। उसकी पिस्तौल उसके हाथ से उछलकर दूर चली गई। तुम शापित पुरुष, उसने चिल्लाया, मैं तुम्हें आज रात निपटाऊंगी। एक गुर्राहट के साथ वो फिर से छत पर कूदी, लड़ाई में वापस आ गई। इस बार उसने आक्रमण तेज किया, बाइक गैंग को पीछे धकेला और ऊपरी हाथ हासिल कर लिया, किंतु वो व्यक्ति हारा नहीं था। वो बार बार ब्रेक दबाता रहा, जिससे मीना लड़खड़ाती रही। हर झटके के साथ वो डगमगाने लगी। क्रोधित मीना ने तैश में आकर सनरूफ को लात मारकर खोल दिया और अपनी ऊंची एड़ी को सीधे उस व्यक्ति की नाक में घुसा दिया। उसी क्षण बाइक गैंग ने मौका पकड़ा। उसकी कुल्हाड़ी मीना की पीठ की ओर जोर से गिरी। एक बीमार कर देने वाला धमाका हुआ। उसके बाद मीना की दबी हुई चीख हवा में गूंजी, किंतु किसी ने न सोचा था कि वो आखिरी क्षण में प्रहार से बच निकली भूत की तरह फिसल गई। उसने अपनी शानदार फर कोट में बड़े छेद को देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तुमने मेरा फर कोट बर्बाद कर दिया, हरामी। बिना हिचकिचाहट के उसने बाइक गैंग को छत से लात मारकर नीचे गिरा दिया। बाइक गैंग नीचे गिरी, किंतु ठीक समय पर गाड़ी की खिड़की का किनारा पकड़ लिया। किम मीना ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, प्रहार करने को तैयार, किंतु उस व्यक्ति ने अचानक ब्रेक जोर से दबाए। मीना का संतुलन डगमगाया और वो पीछे की ओर लड़खड़ाई। बाइक गैंग ने मौका पकड़ा। उसने मीना का पैर जोर से खींचा। उस व्यक्ति की नाक से अभी भी खून बह रहा था। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील खींचा कि मीना छत से उछलकर सड़क पर जा गिरी। पहली बार ये उग्र सरदार वास्तव में हताश दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, प्रिय, मेरी मदद करो। एक क्षण के लिए उस जंगली दृश्य ने भी थोड़ी दया जगाई। उस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा, बस उसकी बिखरी हुई आकृति को चुपचाप देखता रहा, जबकि उसकी नाक से खून टपक रहा था। किंतु तभी मीना ने अपने शरीर को मोड़ा, गाड़ी से अभी भी जुड़ी कांटेदार हुक की रस्सी को पकड़ लिया और उस व्यक्ति के चेहरे पर जोर से लात मारकर उत्तोलन लिया। भयानक सटीकता के साथ छत पर वापस उछल आई। उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। वो वापस आ गई थी। उसने तेजी से यात्री सीट से कांटेदार हुक लॉन्चर उठाया। इसे फिर से लोड करने के बाद उसने सनरूफ से बाहर झुककर मीना के पैरों के बीच निशाना साधा। बिना हिचकिचाहट के उसने ट्रिगर दबाया कि मीना ने खटके की आवाज सुनी और पलक झपकते ही
अपने शरीर को मोड़ लिया। हुक बाल बाल बचा, उसके पहले से बर्बाद फर कोट के छेद से साफ गुजर गया। हुक आगे बढ़ा और सामने एक ट्रैफिक साइन से चिपक गया। जैसे ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लॉन्चर उस व्यक्ति के हाथों से छूट गया। मीना को हवा में खींचकर साइन पर लटका दिया, जैसे कोई ट्रॉफी हो। उस व्यक्ति ने आखिरकार सांस छोड़ी। उसे लगा कि वे सुरक्षित है, किंतु तभी उसने देखा कि उसने कोट उतार दिया और नंगे पांव सड़क पर उतर आई। उसने अपनी ऊंची एड़ियां छोड़ दी, धावक की मुद्रा में झुकी और फिर मिसाइल की तरह दौड़ पड़ी। वो नंगे पांव दौड़ रही है और फिर भी पीछा कर रही है। उस व्यक्ति ने घबराहट में चिल्लाया। उसने ट्रंक खोला और जो कुछ भी मिला, बैग, औजार, सब बाहर फेंक दिया, किंतु कुछ भी उसे धीमा नहीं कर सका। मीना अड़िग थी। बाइक गैंग ने अपनी कुल्हाड़ी की पकड़ मजबूत की, अगले दौर के लिए तैयार। मीना अब इतनी करीब थी कि वे उसकी उग्र सांसें खिड़की के ठीक बाहर सुन सकते थे। कि मीना की भौहें सिकुड़ गई और उसका चेहरा चटक लाल हो गया। उस व्यक्ति ने घबराहट में चिल्लाया, अरे नहीं, वो अब किसी चीज में बदलने वाली है। तभी मीना ठंडे पसीने में डूब गई, जोर से हांफते हुए। उसका शरीर कांपने लगा, फिर धीरे धीरे धीमा होने लगा। आखिरकार वो घुटनों के बल गिर पड़ी, हताशा और क्रोध की गर्जना छोड़ते हुए। उन्होंने आखिरकार उसे अभी के लिए पीछे छोड़ दिया था। समूह आगे बढ़ता रहा, अपने और अराजकता के बीच और दूरी बनाता हुआ। जब वे सुरक्षित दूरी पर थे, बाइक गैंग शांति से छत से नीचे कूद पड़ी। वो और उसका दस्ता उस व्यक्ति की ओर चलने लगे। उस व्यक्ति ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसकी आंखें सतर्क थी। तुम लोग आखिर हो कौन? बाइक गैंग सीधी खड़ी होकर बोली, हम ब्रदरहुड हैं। उत्तरी प्रतिरोध, बिल्कुल तुम्हारी तरह असली पुरुष। उस व्यक्ति ने तीखे स्वर में कहा, बकवास, तुम सब नकली हो। नुकीले बालों वाली एक सदस्य ने नाराज होकर बीच में कहा, हम इस नए युग के पुरुष हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मांस और खून वाले, असली। उस व्यक्ति ने बहस नहीं की, उसने बस पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूँ? बाइक गैंग एक कदम और करीब आई। रुको, हमारे साथ लड़ो, पुरुषों के अधिकारों के लिए खड़े हो। उस व्यक्ति ने अपने मंदिरों को रगड़ा, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे बस सांस लेने की जगह चाहिए, मेरा दिमाग फटने वाला है। बाइक गैंग की आवाज गंभीर हो गई, ये दुनिया अब महिलाओं की है, पुरुषों के लिए सुरक्षित नहीं है। हम प्रतिरोध करते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम हमारे प्रतीक हो, हमारी आशा। उस व्यक्ति ने अपने आसपास के उत्सुक चेहरों को देखा, इतने हताश, इतने ईमानदार, और आखिरकार उसने वह एक सवाल पूछा जो उसके दिल पर भारी था, अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम मुझे फिर भी जाने दोगे? उसके सवाल को सुनकर बाइक गैंग धीरे धीरे आगे बढ़ी। उस व्यक्ति ने गियर शिफ्ट पर अपनी पकड़ मजबूत की, आंखें टकट की लगाए, किसी भी पल भागने को तैयार। किंतु हमला करने के बजाय बाइक गैंग ने अपनी गर्दन से एक हार उतारा और उसे आगे बढ़ाया। तुम जहाँ भी जाओ इसे दिखाओ और हमारे सहयोगी तुम्हारी मदद करेंगे। उस व्यक्ति ने इसे संशयपूर्ण किंतु कृतज्ञ हृदय से स्वीकार किया। फिर बेशर्मी से उसने हथियार, गैस और ढेर सारी जीवित रहने की आपूर्ति मांगी। ब्रदरहुड की महिलाओं ने पलक भी नहीं झपकी, गर्व के साथ सब कुछ सौंप दिया। उनकी उदारता से प्रभावित होकर उस व्यक्ति ने बाइक गैंग के साथ मुट्ठी टकराई और कहा, शुक्रिया भाई। वो बाकियों की ओर मुड़ा, मुट्ठी उठाई और चिल्लाया, धन्यवाद भाइयों, सभी पुरुषों का धन्यवाद। पुरुषत्व जिंदा है, पुरुषत्व के लिए लड़ो। गूंज खत्म होने से पहले उसकी गाड़ी पहले ही क्षितिज की ओर दौड़ चुकी थी। ब्रदरहुड का दल अपनी जगह पर ठिठक गया, पूरी तरह से हतप्रभ। कुछ क्षण बाद ब्रदरहुड में उत्साह फट पड़ा, हम पुरुष हैं, पुरुष कभी नहीं मरते, हम पुरुषत्व के लिए लड़ते हैं। गाड़ी में शियाई ने उत्सव को देखा और धीरे से कहा, वे वाकई तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उस व्यक्ति ने आंखें घुमाई और तंज कसा, वे सब पागल हैं, हर एक। कौन सोच सकता था कि ये अति सजा संवरा व्यंग्यात्मक आदमी वास्तव में पृथ्वी पर अंतिम पुरुष होगा। ब्रदरहुड से अलग होने के बाद वो और शियाओ ये उत्तर की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगयांग पुल के निकट पहुँचे, उन्होंने एक रास्ता अवरोध देखा, किंतु आसपास एक भी व्यक्ति नहीं था। उस व्यक्ति ने मलबा हटाने के इरादे से गाड़ी से बाहर कदम रखा, किंतु अचानक एक समूह महिलाएं ऊपर के पुल से नीचे कूदी, उस पर घात लगाकर। घबराहट में वो मुड़ा और भागा, चिल्लाते हुए, शियाई गाड़ी शुरू कर। किंतु इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता और वाहन पीछे से गरजते हुए आए, हर भागने का रास्ता काट दिया गया। उस व्यक्ति ने अपना हथियार निकाला और चिल्लाया, आओ इसे खत्म करते हैं। एक सेकंड बाद उसे जमीन पर पटक दिया गया। उसे और शियाओ यी को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। उनके हाथ बांध दिए गए। नेता, दो चोटियों वाली एक लड़की, आगे बढ़ी और मांग की कि वे बताएं कि वे कहां से हैं। दोनों ने तुरंत अलग अलग जवाब दे दिए। ये काफी था।
जासूस होने के आरोप में उन्हें पुल से फेंकने वाले थे। हताशा में शियाई ने अचानक अपनी मातृभूमि की बोली में चिल्लाकर कहा कि वे जासूस नहीं हैं। 2 चोटियों वाली कमांडर ने भौहें सिकोड़ी, कुछ गलत महसूस करते हुए, और अपने दल को रुकने का आदेश दिया। पहले इन्हें वापस ले चलो, उसने कहा। उस व्यक्ति ने पूरी तरह हारा हुआ महसूस किया। जब वो उनके वाहन में ढह गया, उन्हें एक विशाल संपत्ति पर ले जाया गया, जिसका भव्य प्रवेश द्वार बोल्ड अक्षरों में जंग मनोर लिखा हुआ था। आंगन से गुजरते हुए उस व्यक्ति ने अविश्वास में देखा। हर महिला पारंपरिक हान वस्त्र पहने थी। ये सर्वनाश के बाद का आधार कम, बल्कि समय यात्रा नाटक जैसा अधिक लग रहा था। इन महिलाओं की हर गतिविधि सुंदर और परिष्कृत थी, और उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से इस तरह के माहौल के लिए कमजोरी थी। हिरासत में होने के बावजूद वो चुपके से कुछ अतिरिक्त नजरें चुराने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार वे एक आकर्षक मंडप पर पहुँचे, जहाँ कई महिलाओं की हंसी हवा में तैर रही थी। जमीन पर कुछ पांडा शावक आलस्य से लोटपोट हो रहे थे। ये टूटी हुई दुनिया के बीच शांति का एक असली दृश्य था। 2 चोटियों वाली लड़की ने उस व्यक्ति को धक्का दिया। इन दोनों में कुछ अजीब है, उसने कहा। मंडप के केंद्र में बैठी थी एक महिला, स्पष्ट रूप से वह प्रभारी थी। उसका नाम था चिन। उसने उस व्यक्ति को लंबे समय तक घूरा। काफी देर तक कुछ न कहते हुए वो व्यक्ति असहज होने लगा। जितना अधिक वो उसे देखता, उतना ही बेचैन महसूस करता। वो मीना से अजीब तरह से मिलती जुलती थी। क्या वे बहनें थी? यदि ऐसा था तो वो एक दुस्वप्न से बचकर सीधे दूसरे में जा पहुंचा था। लंबी चुप्पी के बाद चिंग ने आखिरकार बोलना शुरू किया। तुम वही पुरुष हो, है ना? बाकी महिलाएं हंसी। सभी ने घूरना शुरू कर दिया, किंतु वो व्यक्ति शांत रहा, ठंडे स्वर में जवाब देते हुए, क्या बात ने मुझे उजागर किया? चिंग खड़ी हुई। उसकी मुस्कान सूक्ष्म थी। ये तुम्हारी गंध है। तुम पुरुष की तरह महकते हो। आओ बैठो, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बाकियों की तरह ही व्यवहार दूंगी, न अधिक न कम। कोई बेहतर विकल्प न होने पर वो व्यक्ति मान गया। शियाओं को अपने साथ मंडप में ले गया। जैसे ही वो बैठा, अन्य महिलाएं उसके चारों ओर झुंड बना लिया। उसके मुंह में मिठाइयाँ ठूंसने लगी, जैसे वो कोई राजा हो। इस बीच 2 चोटियों वाली लड़की एक खंभे के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में गणनात्मक नजर के साथ उसे घूर रही थी। मुंह मिठाइयों से भरा होने के कारण वो व्यक्ति चिंग से बुदबुदाया। तुम कहती हो मैं एक साधारण मेहमान हूँ, तो क्या तुम मुझे जाने देने की हिम्मत करोगी? चिंग ने शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। उसके शब्दों ने उस व्यक्ति और 2 चोटियों वाली लड़की दोनों को अपनी जगह पर ठिठका दिया। वो जल्दी संभला और आंखें सिकोड़ते हुए बोला, तुम गंभीर हो? चिंग ने एक चालाक मुस्कान दी। बिल्कुल, मैं गंभीर हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे काव्य द्वंद में हराना होगा। ये एक चुने हुए शब्द पर आधारित काव्यात्मक युद्ध है। दोनों पक्षों को बारी बारी से उस शब्द को शामिल करते हुए काव्य पंक्तियां सुनानी होंगी। जो पहले लड़खड़ाएगा वो हारेगा। आज का चुना हुआ शब्द है हृदय। हरे रंग की पोशाक में एक महिला सुंदरता से आगे बढ़ी। उसने अपनी आस्तीन उस व्यक्ति के गाल पर फेरी और नरम स्वर में सुनाया, एक सच्चा हृदय जीतना और कभी न बूदा होना। उस व्यक्ति ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। घायल हृदय चिन्हान की भूमि पर भटके, महल धूल और रेत में बदल गए। पीले रंग की पोशाक में एक महिला ने पीछा किया, धीरे से उसका हाथ उसके कंधे पर रखते हुए। पहाड़ पर लकड़ी है, पेड़ पर शाखा। मेरा हृदय तुम्हारे लिए तरसता है, किंतु तुम देखते नहीं। शियाई छेड़खानी से क्रोधित तीखे स्वर में बोली, मेरा हृदय उनके जैसा नहीं। मैं ईश्वरीय होने से बेहतर युवा रहूंगी। फिर बैंगनी पोशाक वाली एक महिला पीछे से लचकती हुई आई, आकर्षक अंदाज में। न भंवरे न तितलियां मुझे ढूंढती है। मेरे लाल वस्त्र चले गए, मेरा हृदय क्षीण हो गया। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा भी नहीं, शांति से सुनाया, मेरा हृदय मृत लकड़ी सा, मेरा शरीर एक नाव बहता हुआ। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने मुंह फुलाया, नकली नाराजगी के साथ चिंग की ओर मुड़ी। देखा, मैंने अपना हृदय चंद्रमा को समर्पित किया और इसने तो बस नाली को रोशन कर दिया। उस व्यक्ति ने शांति से एक मिठाई उठाई, उसका एक टुकड़ा खाया और दृढ़ता से कहा, यद्यपि वृद्ध और क्षीण घोड़ा अभी भी 1000 मील दौड़ने का सपना देखता है, गोधूली में भी नायक का हृदय उज्जवल जलता है। चिंग उसे पूरे समय देख रही थी। इन शब्दों को सुनकर उसे एहसास हुआ कि ये व्यक्ति खिलवाड़ करने वाला नहीं है। उसका उसके प्रति दृष्टिकोण बदल गया। जैसे ही हरे रंग की पोशाक वाली महिला फिर से सुनाने वाली थी, चिंग ने हाथ उठाया, बस उसे और छेड़ना बंद करो। तुम सब कोमल और आकर्षक व्यवहार करती हो, किंतु उसकी नजरों में तुम बस उसके मांस के लिए पंजे मारने वाली राक्षसिया हो। लड़कियों ने मुंह फुलाया, कितना उबाऊ, सीधा सादा पुरुष
बिल्कुल अनजान साधु जैसा। चिंग उस व्यक्ति की ओर मुड़ी और नरम स्वर में बोली, मैं अब तुम्हारा हृदय समझ गई, जाओ खाओ, जब तुम्हारा काम हो जाए मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। किंतु इससे पहले कि वो व्यक्ति जवाब दे पाता, होंग इंग अचानक आगे बढ़ी। उसकी आवाज तत्काल थी, चिंग वो नहीं जा सकता। चिंग ने शांति से अपनी चाय डाली। उसका स्वर निश्चल था। वो एक वयस्क पुरुष है, यदि वो जाना चाहता है तो हम उसे रोकने वाले कौन हैं? जब तक तुम्हारे पास कोई कारण न हो, होंग इंग ने बिना हिचकिचाहट के कहा, क्योंकि मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ। मंडप में हाफने की आवाजें गूंजी और फिर उसने और जोर से कहा, मैं उसके बच्चे चाहती हूँ। होंग इंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इस पुरुष के साथ हमारे पास उत्तरी अभियान के लिए अंततः लाभ है। लिंगन गुट हमारे साथ जुड़ेगा, पूर्वोत्तर सेना टूट जाएगी, हम पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं। वो हमारा तुरुप का पत्ता है। चिंग जो आधे रास्ते पर थी रुकी। उसका स्वर ठंडा था, मैं इसे इस तरह नहीं देखती। वो पीछे मुड़ी। उसका चेहरा शांत किंतु दृढ़ था। होंग इंग, इस तरह के कपड़ों में संपत्ति में प्रवेश करके क्या तुमने हमारे नियम भुला दिए हैं? होंग इंग ठिठक गई। ये सच था। उसने मनोर के पारंपरिक वेशभूषा के नियम का पालन नहीं किया था, किंतु उसने तुरंत तीखे स्वर में जवाब दिया, उस व्यक्ति की ओर उग्र विश्वास के साथ इशारा करते हुए, मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। ये कहकर वो घूमी और अपने दल के साथ जंग मनोर से तूफान की तरफ बाहर निकल गई। यहाँ तक कि चिंग जो आमतौर पर संयमित और शांत रहती थी, एक पल के लिए अनिश्चित दिखी। आखिरकार वह इस संपत्ति के अंदर तुम सुरक्षित हो, बाहर तुम्हें अपनी स्वतंत्रता स्वयं अर्जित करनी होगी। चुनाव तुम्हारा है। उस व्यक्ति ने लंबी थकी हुई आह भरी। मेरा जीवन 5 मिनट के लिए भी सामान्य क्यों नहीं हो सकता? अंत में उसने कुछ दिनों की शांति के लिए मनोर में रहने का निर्णय लिया। अगली सुबह वो मंडप में था, पत्थर की बेंच के साथ व्यायाम करते हुए। शियाई उछलती कूदती आई, चहकते हुए, देखो देखो तुम्हें मेरा नया परिधान कैसा लगा? शियाई ने एक लहराता हुआ हानफू पहन लिया था। उसके बाल एक प्यारी जोड़े में बंधे थे। वो पहले से कहीं अधिक चंचल और आकर्षक लग रही थी। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। आओ चलो कुश्ती करते हैं और पूरी ताकत लगाना। मुझे तुम्हारी पूरी बची की बोतल वाली ताकत चाहिए। शियाई ने अपनी पूरी कोशिश की, किंतु फिर भी बिना ज्यादा प्रतिरोध के हार गई। अपनी दुखती कलाई को मलते हुए उसने मुंह फुलाया, तुम किसी और को नहीं हरा सकते, इसलिए मुझे धमकाकर ताकतवर महसूस कर रहे हो, है ना? उस व्यक्ति ने तुरंत माफी मांगी, धीरे से उसकी कलाई की मालिश करते हुए। वो स्वयं से बुदबुदाया, अभी भी हैरान, हाल ही में हर कोई जिससे मैं मिलता हूँ, बाई गैंग, होंग इंग, वे सब अलग ढंग से लड़ते हैं। उसी क्षण चिंग उत्सुकता से वहाँ आई। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। कुश्ती तुम भी आजमाना चाहोगी? चिंग ने पहले तो सिर हिलाया, ये वास्तव में मेरा खेल नहीं है, किंतु कुछ लगातार मनाने के बाद उसने आप भरते हुए हामी भर दी और बैठ गई। एक पल बाद, चाहे उसने उसे जीतने दिया हो या नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पुरुष फिर भी अधिक ताकतवर है। उस व्यक्ति ने अपनी हथेली को निराशा से देखा। ये वो परिणाम नहीं था जिसकी उसे आशा थी। अचानक उसने पूछा, वैसे तुम्हारा होंग इंग के साथ क्या रिश्ता है? चिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, होंग इंग ताकत प्रदान करती है, मैं संसाधनों का प्रबंधन करती हूँ। वो लड़ती है, हम मिलकर जंग को स्थिर रखते हैं। फिर वो अचानक मुस्कुराते हुए ऊपर देखी, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ा और लगभग घुटन में आ गया। होंग इंग ठीक उसके पीछे खड़ी थी, केवल एक पारंपरिक रेशमी डेधु में। वो चीखा और पत्थर की मेज पर कूद गया। होंग इंग ने अपनी बाहें क्रॉस की और शांति से कहा, शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, खाना नहीं। चिंग ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली, वो खूबसूरत है, तुम इतने तनाव में क्यों हो? ये आखिरी कड़ी थी। उस व्यक्ति का गुस्सा फट पड़ा, मैं इस सब के साथ ठीक क्यों हूँ? तुम सोचती हो कि दुनिया उलट गई तो तुम नियम उलट सकती हो और मुझ पर हावी हो सकती हो। अब तुम मुझे पालतू जानवर की तरह रखना चाहती हो, किसी खिलौने की तरह। सपने देखती रहो महिला, मेरे साथ क्या होता है मैं तय करता हूँ, और अगर यहाँ कोई सोने वाला है तो वो मैं हूँ, तुम्हारे साथ, उल्टा नहीं। होंग इंग ने कंधे उचकाए, जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। क्या फर्क पड़ता है? शर्माना बंद करो, चलो कुश्ती करते हैं। जीतने वाला हारने वाले के साथ सोएगा। उस व्यक्ति ने गर्जना की, मैं इस मनोर की हर महिला के साथ सो लूंगा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी ओर देखूं। सपने देखती रहे। वो शियाओ यी को खींचते हुए तूफान की तरफ बाहर निकल गया। चलो हम ड्रैगन फ्लाई पकड़ने जा रहे हैं। उस रात होंग इंग एक शराब की बोतल हाथ में लिए मनोर में घुसी। उसने एक बड़ा घूंट लिया, उसके गाल तुरंत लाल हो गए। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने बोतल को जोर से फर्श पर पटक दिया। उसने उस व्यक्ति के शयन कक्ष का दरवाजा लात मारकर खोला। मैं कसम खाती हूँ,
आज रात मैं तुम्हें जीत लूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। वो उसकी ओर तूफान की तरह बढ़ी। वो तेजी से पीछे हटा। उसकी आंखों में घबराहट छा गई। उसने तकिए के नीचे से हाथ डाला। आत्मरक्षा के लिए एक छोटा फल चाकू निकाला, किंतु होंग इंग, जंग कोर की कमांडर, जरा भी नहीं हिली। उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गुड़िया की तरह बिस्तर पर पीछे उछल गया। होंग इंग ने झपट्टा मारा। उस व्यक्ति को बिस्तर पर मजबूती से दबा दिया। वो शारीरिक रूप से अपनी प्रभुता साबित करने के लिए दृढ़ थी, किंतु वो व्यक्ति आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने उसके कान पर जोर से काट लिया, आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए। उसके कान से खून टपकने लगा। होंग इंग का चेहरा और गहरा हो गया। ठीक है, तुमने खुद ये मांगा, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और बिना दया के उसे बाएं दाएं थप्पड़ मारने लगी। 18 थप्पड़ों का एक पूरा सेट तेजी से एक के बाद एक उस व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो गया। उसकी युद्ध शक्ति अवास्तविक थी। उसके पास कोई मौका नहीं था और वो हार कर ढह गया। उसे निढाल और हाफता देख होंग इंग ने बिना हिचकिचाहट के उसके कपड़े उतार दिए। उसने दावा किया कि ये लड़ाई के बारीक विवरणों का पूर्ण विश्लेषण करने में मदद करेगा। उस जंगली मुकाबले ने उसे हाफने पर मजबूर कर दिया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। अब नग्न व्यक्ति को देखते हुए उसके भीतर कुछ नरम पड़ गया। जैसे ही वो उसे दुर्लभ कोमलता का क्षण देने वाली थी, वो आगे झपटा और उसकी नाक पर सीधे सिर से टक्कर मार दी। किंतु ये होंग इंग थी, कोर कमांडर। वो न केवल मजबूत थी बल्कि कठोर भी थी। सिर की टक्कर ने उसे जरा भी नहीं हिलाया। क्रोधित होकर उसने उस व्यक्ति को कॉलर से पकड़ा और गुर्राई, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर धम उसने बदले में एक खोपड़ी तोड़ने वाली सिर की टक्कर मारी। खून छलक पड़ा। वो नीचे गिर गया, किंतु होंग इंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने मुक्का मारा। उसने बार बार उसके चेहरे पर मुक्के मारे। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? उसने चीख कर कहा। तुम मुझे ठुकराते हो, लेकिन हर मुर्गी के 700 लोगे। क्या तुम्हें लगता है तुम कोई सम्राट हो? रखैले चुन रहे हो? तुम एक औजार हो, एक वस्तु, एक पालतू। तुम कोई स्वामी नहीं हो और निश्चित रूप से राजा तो बिल्कुल नहीं। जब तक उसने बात खत्म की, वो व्यक्ति बुरी तरह पीट चुका था। चोटिल, खून से लथपथ, मुश्किल से होश में। उसकी बची खुची ताकत भी पूरी तरह नरम पड़ चुकी थी। होंग इंग ने उसे देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप की एक झलक चमकी। शायद उसने बहुत दूर चले गए थे, किंतु उसका अभी उसे छोड़ने का इरादा नहीं था। उसने एक लड़की को बुलाया जो देख रही थी। इसे सहन शक्ति की गोलियां दो। फटे होठों से उस व्यक्ति ने अपनी आखिरी बगावत में गुर्राया। नहीं, लड़की ने नीली गोलियां उसके मुंह में डालने की कोशिश की, किंतु उस व्यक्ति ने सारी गोलियां थूक दी। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं, इसने अपनी जीभ काट ली। होंग इंग ठिठक गई। ये झटका उसे तुरंत होश में ले आया। आखिरी जीवित पुरुष, और वो इस्तेमाल होने से बेहतर खुद को मार लेगा। अगर वो वाकई मर गया तो खेलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ घबराहट भरी छटपटाहट के बाद होंग इंग और लड़की ने आखिरकार उसे अपनी जीभ काटने से रोक लिया। होंग इंग ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें हो क्या गया है? तभी चिंग आखिरकार पहुंची। टहलते हुए आई, किंतु उसे पूरी तरह अराजकता का सामना करना पड़ा। उसका चेहरा गहरा हो गया। होंग इंग, अभी उससे उतर जाओ। दुश्मन 30 सेकंड में अग्रिम पंक्ति तक पहुंच जाएगा। तुम्हें तुरंत ताइया लेने और रक्षा तैयार करने की जरूरत है। किंतु होंग इंग टस से मस नहीं हुई। मैं 1 सेकंड में खत्म कर लूंगी, उसने शांति से कहा, अभी भी उस व्यक्ति के ऊपर मंडराते हुए। चिंग गुस्से से भभक उठी। मैंने कहा, उतर जाओ। उसने अपनी बगल में खड़ी लड़की की ओर मुड़कर कहा, हाँ, इसे बाहर ले जा सकती है, इसे होश में लाओ। फिर भी होंग इंग ने हिलने से इनकार कर दिया। बस मुझे इसे खत्म करने दो, फिर मैं जाऊंगी। ये आखिरी कड़ी थी। चिंग, जो आमतौर पर सुग्राह्य और धैर्यवान थी, तैश में आ गई। उसे फिर से छुआ और हमारा गठबंधन खत्म। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो तुम्हारा जंग कोर सब कुछ खो देगा। न संसाधन, न समर्थन। जंग नान से बाहर कदम रखो और तुम फिर कभी ज़ेन नदी पार नहीं कर पाओगी। ये महसूस करते हुए कि चिंग झूठ नहीं बोल रही, होंग इंग आखिरकार बिस्तर से उतरी। हालांकि स्पष्ट रूप से नाराज थी। वो चिंग की ओर चली और बुदबुदाई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो पृथ्वी पर आखिरी पुरुष है, तुम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्या? उसे किसी शुभंकर की तरह रखने की योजना है? चिंग का स्वर नरम पड़ा। होंग इंग, वो एक इंसान है, खिलौना नहीं। किंतु होंग इंग ने उसकी बात काट दी और बाहर चली गई। उसने कंधे के ऊपर से फेंकते हुए कहा, जो भी हो, वो अभी काम करने लायक भी नहीं है। अगर चाहो तो उसे रख लो। फिर उसने पुकारा, हाँ, यहाँ रुक सकती है और उस पर नजर रख सकती है। सबके चले जाने के बाद वो व्यक्ति अकेला झील के किनारे बैठा। उसने जो कुछ भी झेला था, उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। चिंग और शियाई आखिरकार उसके पास आए। चिंग ने पूछा,
जीभ काम नहीं आई, अब क्या खुद को डुबाने की योजना है? उस व्यक्ति ने कमजोर हंसी छोड़ी। मैंने सोचा था कि महिलाओं द्वारा शासित दुनिया अधिक कोमल होगी। पता चला ये लिंग के बारे में नहीं, सत्ता के बारे में है। उसने उसकी ओर देखा। तो मेरा क्या प्लान है? चिंग उसके बगल में बैठ गई और शांति से बोली, खुद को संभालो। क्या तुम अभी भी उत्तरी मिर तक पहुंचना नहीं चाहते? उस व्यक्ति ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, आंखें अभी भी नीचे। मुझे इस अच्छा पुलिस बुरा पुलिस वाले नाटक से बख्श दो। तुमने मुझे कभी जाने का इरादा ही नहीं किया। चिंग ने उसकी नजरों से नजर मिलाई। इसके विपरीत मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द चले जाओ। तुम उतने मूल्यवान नहीं हो जितना तुम सोचते हो। तुम्हें यहाँ रखने से जंगनान में केवल आपदा आएगी। उस व्यक्ति ने ऊपर देखा, स्तब्ध। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ, जैसे कोई पंचिंग बैग। रुको, क्या तुम आखिरी जीवित पुरुष को नहीं चाहती? चिंग ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, चाहती हूँ। उसकी स्पष्ट ईमानदारी ने शियाई को भी आंखें चौड़ी करने पर मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति ने इस सुंदर दृढ़ निश्चयी महिला को देखा। उसने याद किया कि कैसे उसने उसकी रक्षा की, उसे आश्रय दिया और यहाँ तक कि होंग इंग के सामने उसके लिए खड़ी हो गई। ये सब उसके हृदय में कुछ हलचल पैदा कर रहा था, कुछ कोमल, कुछ खतरनाक। वो फुसफुसाया, चिंग। फिर सूजे हुए होठों के साथ वो उसके गाल पर चूमने के लिए झुका, किंतु चिंग अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं एक पुरुष चाहती हूँ, लेकिन तुम वो नहीं हो। उसका चेहरा लटक गया। तुमने अभी क्या कहा? चिंग ने उसकी ओर नीचे देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे जो पुरुष याद है वे मुश्किलें आने पर आत्महत्या में नहीं डूबते। उस व्यक्ति ने अपने सूजे चोटिल चेहरे की ओर इशारा किया। आत्महत्या? तुम्हें लगता है मैंने इसके लिए भीख मांगी? मैं एक ऐसी दुनिया में जीवित रहा हूँ जो राक्षसों से भरी है, पूरी तरह शक्तिहीन, और तुम इसे छोटी सी बाधा कह रही हो। गंभीरता से चिंग ने उसके प्रकोप को स्वीकार नहीं किया। वो बस बोली, मैंने सोचा था कि मुझे पृथ्वी पर आखिरी पुरुष मिल गया है, लेकिन मुझे तो बस एक ऐसा लड़का दिख रहा है जो पहली बार घर से दूर निकला है। उस व्यक्ति ने बहस नहीं की। उसने बस आह भरी, खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ गया। जैसे जैसे वो चल रहा था वो बुदबुदाया, तुम सही हो, बिना ताकत के मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस सिचुआन वापस जाऊंगा। चिंग ने उसकी पीठ की ओर देखा। उसकी आवाज हताशा से ऊंची हो गई। ताकत ही सब कुछ नहीं जो एक पुरुष को बनाती है। धैर्य, तर्क, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, यही एक असली पुरुष को परिभाषित करता है। उसका स्वर और तीखा हो गया। तुम जानते हो कि तुम सिचुआन वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा भविष्य अराजकता है। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारा एकमात्र हथियार जो वास्तव में तुम्हारा है वो है जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं बचा, एक पुरुष की इच्छा। बिना पलटे उस व्यक्ति ने बुदबुदाया, ये पुरुष नहीं जिसका तुम वर्णन कर रही हो, ये तो सुपर हीरो है। चिंग की आवाज दृढ़ और अटल गूंजी, और एकमात्र होने का मतलब है कि तुम्हें उत्कृष्ट होना होगा। अगर केवल एक पुरुष बचा है तो हाँ, उसे सुपर हीरो बनना होगा। वो व्यक्ति चलते चलते रुक गया। चिंग ने आगे कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि महिलाएं क्यों बदल गई? तुम ही एकमात्र पुरुष क्यों हो? तुमने 3 साल में किसी को क्यों नहीं देखा? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम खुद इसका पता लगा सकते हो, अपने लिए और हम सभी के लिए। अगर जवाब यहाँ नहीं है तो उत्तरी अमेरिका जाओ, अगर वहाँ नहीं है तो यूरोप, अफ्रीका, कहीं भी। बस तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें जवाब न मिल जाए। किंतु वो व्यक्ति अभी भी एक फटे गुब्बारे जैसा दिख रहा था, ढीला और बेजान। वो मुड़ा और बुदबुदाया, तुम इसे बुद्धिमानी भरा बनाती हो, लेकिन ईमानदारी से बाहर क्या अलग होगा? चिंग ने तीखे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम मौत से भाग नहीं रहे। उत्तरी अमेरिका में चुस्नी, महल या शांति और सुकून नहीं होगा। वहाँ अराजकता, डर और अनजाना होगा। लेकिन तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें इसका सामना करना होगा। यही एकमात्र तरीका है अपनी ताकत वापस पाने और ये साबित करने का कि तुम पुरुष हो। जब तक तुम इस आंगन में रहते हो तुम कुछ भी नहीं हो, ना ताकत, ना स्वतंत्रता, ना पुरुषत्व। समझे? वो व्यक्ति चुप हो गया। वो सोच में डूबा हुआ लग रहा था, या शायद बस सुनना। फिर बिना एक शब्द कहे वो बगीचे की दीवार के किनारे पर कदम रखा। छपाक वो सीधे झील में कूद गया। किंतु वो हार नहीं मान रहा था। वो छलांग एक मोड़ थी। चिंग के शब्दों ने आखिरकार उसके भीतर कुछ जगा दिया था। उसने अपना निर्णय ले लिया था। वो इस टूटी हुई दुनिया की सच्चाई की खोज करेगा। जाने से पहले उसने शियाओ यी को चिंग को सौंपने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वो उसकी देखभाल एक असली छोटी बहन की तरह कर सकती है, किंतु शियाई ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने पीछे रहने से इनकार कर दिया। इस टूटी हुई दुनिया में वे अब सिर्फ साथी नहीं थे, वे एक दूसरे के पास सब कुछ थे। अगले दिन तड़के चिंग ने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति
और शियाओ यी को जंग मनोर के द्वार तक पहुंचाया, किंतु ठीक बाहर उन्हें रोक लिया गया। होंग इंग के सशस्त्र गार्ड पहले से ही इंतजार कर रहे थे, हथियार ताने हुए उन्हें गुजरने से मना कर रहे थे। चिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी, हट जाओ। महिलाएं हिचकिचाई, हालांकि वे चिंग से डरती थी। उनके आदेश स्पष्ट थे, कोई भी नहीं जाएगा। बिना एक और शब्द कहे चिंग ने एक क्रूर राउंड हाउस किक चलाई। खटाक, गार्ड गुड़िया की तरह पीछे उछल गई। वो पास की एक गाड़ी में जा टकराई, विंडशील्ड को चकनाचूर कर दिया। सब स्तब्ध होकर ठिठक गए। चिंग ने गरजते हुए कहा, उसकी आवाज गगन भेदी थी, मैं स्वयं इन्हें ले जा रही हूँ, देखते हैं कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। ये कहकर वो आगे बढ़ी। जहाँ कहीं वो चली, जंग टुआन की महिलाएं लहरों की तरह अलग हो गई। इस बीच शहर के ठीक बाहर होंग इंग ने अपने युद्ध ट्रकों की काफिले को पूर्ण संरचना में खड़ा किया था। दूर से वाहनों का एक अलग स्तंभ गरजते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। बीच में एक विशाल टैंक के ऊपर खड़ी थी एक भयंकर महिला। ये और कोई नहीं बल्कि जीन मीना थी, उत्तरी सेना की क्रूर कमांडर, जो उस व्यक्ति को अपने लिए चाहती थी। उसका काफिला मैदानों पर गड़गड़ाता हुआ चला, जो जंग टुआन की ताकत से मुकाबला कर रहा था। दोनों गुटों के आमने सामने होने से हवा में तनाव की चिंगारी भड़क उठी। टकराव अपरिहार्य था। तब होंग इंग की लेफ्टिनेंट ने वॉकी टॉकी पकड़ी और एक शब्द बोला, जाओ। तुरंत बाई ओर एक लाल सेमी ट्रक गर्जन के साथ जीवंत हो उठा। टायर चीख उठे। पीछे एक विशाल इस्पात केबल खींचता हुआ वो सीधे अराजकता की ओर बढ़ा। उसी क्षण दाई ओर एक हरा ट्रक भी गर्जन के साथ जीवंत हो उठा। टायर चीखते हुए वो आगे बढ़ा, पीछे इस्पात केबल खींचता हुआ, ठीक लाल ट्रक की तरह। लंबी घास के नीचे छिपा हुआ दोनों ट्रकों के बीच मोटा केबल अचानक तन गया। ये एक घातक ट्रिपवायर की तरह फैल गया। उत्तरी सेना का काफिला पूरे वेग से आगे बढ़ता हुआ प्रतिक्रिया करने का समय नहीं पा सका। एक के बाद एक उनके वाहन केबल से टकराए, टायर फट गए, विंडशील्ड चकनाचूर हो गए और शरीर गुड़ियों की तरह उछाल दिए गए। अराजकता तुरंत भड़क उठी। एक भी गोली चलने से पहले उत्तरी सेना को भारी नुकसान हो चुका था। धुआं आकाश में बिलख रहा था। दर्द की चीखें, चारों ओर दर्द की चीखें गूंज रही थी। जीन मीना ने दोनों हाथ उठाए, अपने काफिले को रुकने का संकेत दिया। वो अपने वाहन के ऊपर खड़ी थी। उसने घायलों की ओर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि उसने चिल्लाकर कहा, होंग इंग, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? होंग इंग ने इस उकसावे का जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज तीखी थी, क्या तुम युद्ध विराम तोड़ रही हो? जीन मीना ने मुस्कुराते हुए तंज भरे अंदाज में जवाब दिया, देखो वो आकर्षक परिधान, तुम निश्चित रूप से पुरुष की तलाश में निकली हो। होंग इंग का चेहरा गहरा हो गया। अगर तुम युद्ध चाहती हो, ठीक है, यही इसका फैसला कर लेते हैं। ये मत भूलो, एक बार चिंग दक्षिणी लीग को ले आएगी, तुम जंग नान को एक दिन भी नहीं रोक पाओगी। जीन मीना ने आंखें घुमाई, मेरे दिमाग में बस एक चीज है, पुरुष। मुझे संधियों या लीगों की परवाह नहीं, मुझे बोर मत करो। इस पर होंग इंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। पिछली रात की तबाही से पहले ही हताश, उसने तीखे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे उस शापित पुरुष को नहीं देखा। होंग इंग की आवाज बर्फ सी ठंडी हो गई। लेकिन अगर तुमने सोंग नदी पार करने की हिम्मत की तो मैं हर उस व्यक्ति को मार डालूंगी जो पुरुष जैसा दिखता हो। जीन मीना ने बस मुस्कुराया। दक्षिणी लड़कियां वाकई जिद्दी होती हैं। इस बीच चिंग स्वयं उस व्यक्ति और शियाओ यी को शंघाई की ओर ले जा रही थी। सड़कें साफ और व्यवस्थित थी। सुंदर कपड़ों में सजी महिलाएं टहल रही थी, मानो सर्वनाश ने इस जगह को कभी छुआ ही न हो। शियाओ ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आवाज लालसा से भरी थी, ये मेरा गृहांगर है, क्या मैं इसे फिर से देखने वापस जा सकती हूँ, भले ही कोई मेरा इंतजार न कर रहा हो? चिंग ने नरम स्वर में सिर हिलाया, बिल्कुल, बस इसे अपने दिल को तोड़ने न देना। दुनिया अब वैसी नहीं रही। तभी उस व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ी। एक गली में कुछ अजीब देखा। महिलाओं का एक समूह किसी को घेरे हुए था। उनके हाथ भटक रहे थे, आवाजें छेड़खानी भरी थी। जमीन पर लुढ़का हुआ व्यक्ति मुश्किल से होश में था, स्पष्ट रूप से प्रतिरोध करने में असमर्थ। किंतु जो बात उस व्यक्ति को चकित कर गई वो थी छोटी कटी बालों वाली शक्ल और उस चेहरे पर दाढ़ी की रेखाएं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये एक पुरुष था। वो ठिठक गया, रुको, मैंने तो सोचा था कि मैं पृथ्वी पर आखिरी पुरुष हूँ। ये कौन है? उस व्यक्ति ने चिल्लाया, गाड़ी रोक। चिंग, देखो, वो एक पुरुष है। वो दो महिलाएं एक पुरुष को परेशान कर रही है। चिंग और शियाई दोनों ने गली की ओर देखा, किंतु वे पहले ही उस जगह को पार कर चुके थे। उनके कोण से अब कुछ भी देखना संभव नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी, बाहर कूदने को तैयार। मत जाओ, चिंग ने तीखे स्वर में चेतावनी दी। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम ठीक कर सकते हो, हमें करना होगा, उसने तीखे स्वर में कहा। वो हम में से एक है, एक और पुरुष, ये बहुत खतरनाक है।
चिंग ने जवाब दिया, और ये शहर साफ कर दिया गया है, यहाँ कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। किंतु उस व्यक्ति ने नहीं सुना। उसने पीछे की सीट से एक हथियार पकड़ा। तो मैं खुद देख लूंगा। वो गली की ओर दौड़ा, केवल ये देखने के लिए कि एक मूंछों वाला व्यक्ति जिसे चक्कर आ रहे थे उसका हाथ खींचा जा रहा था। एक महिला ने तंज कसा, एक रात भी नहीं टिक सकते और खुद को पुरुष कहते हो। मूंछों वाला व्यक्ति कमजोरी से अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था, किंतु उसका प्रतिरोध न के बराबर था। उसे छोड़ दो, उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए अपनी बंदूक उठाई। महिला ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे, ये तो और भी आकर्षक है। उसकी सहेली ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। वो आवाज, भगवान, ये मुझे रोंगटे खड़े कर रही है। महिलाओं को बेपरवाह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बंदूक को जोर से खटकाया। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी। जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उनकी चंचल मुस्कानें गायब हो गई। तभी दो तीव्र हेडलाइट्स की किरणों ने गली को रोशन कर दिया, उन्हें क्षण भर के लिए अंधा कर दिया। चिंग ने गाड़ी को ठीक उस व्यक्ति के बगल में खींच लिया था। गाड़ी की छत पर सायरन अभी भी चमक रहा था। जैसे ही महिलाओं ने रोशनी के बीच आंखें मिचमिचाकर लाइसेंस प्लेट देखी, उनके चेहरे ठिठक गए। वो सरकारी है। उनमें से एक ने धीरे से बुदबुदाया, ये जानते हुए कि वे मुश्किल में हैं। दोनों महिलाएं पीछे हट गई। मूंछों वाले व्यक्ति को छोड़ते हुए नाराजगी के साथ कहा, मजा खराब कर दिया। शियाई गाड़ी से बाहर निकली और उस व्यक्ति ने अपना हथियार नीचे कर लिया। जैसे ही तनाव कम हुआ, वो हेडलाइट्स के नीचे करीब चला। वो मूंछों वाले व्यक्ति को गौर से देख रहा था, जो उसी तरह सतर्कता से उसे देख रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर मूंछों वाले के सपाट पेट और थोड़े उठे हुए सीने पर पड़ी, एक भयानक एहसास ने उसे झकझोर दिया। उसने हाथ बढ़ाया और मूंछों वाले के चेहरे पर खींचा। निश्चित रूप से नकली मूंछ हल्के से खींचने पर तुरंत निकल आई। उसका दिल डूब गया। चिंग शुरू से सही थी। यहाँ वाकई कोई और पुरुष नहीं था। किंतु तभी मूंछों वाले की नजर उस व्यक्ति के गले में लटके हार पर पड़ी। वही हार जो बाई गैंग ने उसे दिया था, पुरुष प्रतिरोध का प्रतीक। मूंछों वाले की आंखें चौड़ी हो गई। रुको, तुम बाई गैंग हो? एक धमाका उनकी बात काट गया। चिंग की गाड़ी को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी। चिंग की गाड़ी की खिड़कियां तुरंत चकनाचूर हो गई। हिंसक टक्कर ने उसे एयर बैग्स में धकेल दिया। उसके माथे से खून टपक रहा था। दूसरी गाड़ी का अगला हिस्सा मलबे में बदल गया था। उससे गाढ़ा धुआं निकल रहा था। एयर बैग्स खुल गए, लेकिन मलबे के अंदर एक खरोंच भी नहीं। ये नाजा थी। शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए उसने फुसफुसाया, तुम्हें ढूंढना वाकई मुश्किल था। किसी तरह वो होंग इंग से बच निकली थी और यहाँ तक उनका पीछा कर लिया था। चिंग की आंखें चौड़ी हो गई। उसने उस व्यक्ति पर चिल्लाया, भागो, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसका दिल डूब गया। ये महिला अथक थी। वो यहाँ तक उनका पीछा कैसे कर पाई? नाजा पास की एक दूसरी गाड़ी में कूद पड़ी और अपने ड्राइवर पर चिल्लाई, उनका पीछा करो। बिना एक और शब्द कहे उस व्यक्ति ने शियाओं का हाथ पकड़ा और भाग खड़ा हुआ। हम यहाँ से निकल रहे हैं। गली के ठीक बाहर उन्होंने दीवार के पास एक पुरानी साइकिल खड़ी देखी। सोचने का समय नहीं था। उसने शियाओ यी को आगे की टोकरी में उठाकर बिठाया और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। किंतु उनके पीछे नाजा की गुर्गिन गली से बाहर निकली, भयानक गति से दौड़ती हुई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। उस व्यक्ति ने रास्ते में हर टेबल और कुर्सी को उलट दिया जो उसे मिला। उम्मीद थी कि इससे उन्हें धीमा कर देगा, किंतु इससे बस एक पल की देरी हुई। वे फिर से करीब आ रहे थे। तभी शियाई ने उसकी कमर में खोसी हुई बंदूक देखी। बिना हिचकिचाहट के उसने उसे पकड़ लिया और अभ्यास के साथ सेफ्टी खोल दी। वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने बंदूक चलाना कब सीख लिया? शियाई ने हथियार उठाया, पीछा करने वालों पर निशाना साधा जो करीब आ रहे थे, किंतु उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी। जैसे जैसे दुश्मन करीब आए, उसने अपने होंठ काटे, आंखें बंद की और ट्रिगर खींच लिया। गोली की आवाज गूंजी, लेकिन निशाना चूक गया। गोली बिना नुकसान पहुंचाए पास से निकल गई। बंदूक उसके हाथों से फिसलकर फुटपाथ पर गिर गई। अभिभूत होकर वो बेहोश हो गई और आगे गिर पड़ी। उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर उसे उसकी कमीज के पीछे से ठीक समय पर पकड़ लिया। एक हाथ से उसे पकड़े और दूसरे से पागलों की तरह पैडल मारते हुए वो आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो एक व्यस्त चौराहे पर पहुंचा, उस व्यक्ति ने अचानक चिल्लाया, उत्तरी सेना के जासूस। जैसी उसे उम्मीद थी, भीड़ तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गई। उनकी आंखें सिकुड़ गई पीछा करने वालों की ओर। एजेंटों को धीमा करना पड़ा। आसपास की महिलाओं की भीड़ से सावधान। मौके का फायदा उठाकर वो व्यक्ति एक तंग गली में घुस गया।
किंतु पीछा करने वाले कोई नौसिखिए नहीं थे। उन्होंने दृश्य का एक पल के लिए अध्ययन किया, फिर उसे दूसरी तरफ से घेरने के लिए बंट गए। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। उस व्यक्ति के सीने में ठंडक दौड़ गई। उसने सामने की सड़क को गौर से देखा। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे चारों ओर से घेर रहे हों। जैसे ही वो चौराहे के करीब पहुंचा, उसका शरीर तंग गया, अचानक टकराव के लिए तैयार। तभी सड़क के किनारे एक दरवाजा जोर से खुला। एक आवाज ने पुकारा, यहाँ जल्दी। ये और कोई नहीं बल्कि वही नकली दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसे उसने अभी बचाया था। बिना समय गवाए उसने शियाओ यी को पकड़ा और दरवाजे से अंदर दौड़ गया। कुछ क्षण बाद पीछा करने वाले वहां पहुंचे। उन्होंने सड़कों को सिकुड़ी आंखों से स्कैन किया, किंतु वो व्यक्ति गायब हो चुका था। जब उसने दरवाजे के ऊपर का साइन देखा, उसका चेहरा ठिठक गया। वहाँ घिसे हुए लकड़ी पर उकेरा हुआ था पुरुषों का ब्रदरहुड, जंग और शाखा। उसके भीतर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई।